अच्छा ठीक है, हमने लास्ट की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने बेसिक एसी को कैसे जनरेट करवाते हैं। ऑफ कोर्स एसी को जनरेट करवाने के लिए हमारे पास एक ही प्रोसेस है, दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ एसी जनरेटर। तो हमने एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन देखा था कि भाई कंस्ट्रक्ट हम उसको एसी जनरेटर को कैसे करवाते हैं, ये हमने सारा ऊपर पढ़ा था। एसी जनरेटर कैसे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, कैसे हमारे पास एसी करंट आई, उसका फॉर्मूला क्या है, हम ये सारा पढ़ चुके हैं। देखिए एसी करंट को हम कैसे जनरेट करवा रहे थे। हमने बोला कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास 2 सिंपल पोल्स चाहिए, तो हमने एक नॉर्थ पोल ले लिया, एक साउथ पोल ले लिया, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवानी है। ठीक है, तो हमने 2 पोल्स ले लिए और फिर हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट को बीच में रख लिया, जिसको हमने बोल दिया कि दिस इज़ आर्मेचर। आर्मेचर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेक्टेंगुलर प्लेट विच इज़ प्लेस्ड बिटवीन 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक रेक्टेंगुलर प्लेट रख ली विच इज़ आर आर्मेचर। उसको ऊपर से कनेक्ट कर लिया एक्सल से। अब एक्सल का काम क्या था? एक्सल हमारे पास कनेक्टेड था एक एक्सटर्नल सोर्स से, जो इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। तो अगर एक्सल को मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, मतलब घूमने की सलाहियत मिल रही है, तो वो अगर एक्सल घूमेगा तो वो इस कॉइल को भी, मतलब इस जो प्लेट है हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट, आर्मेचर को भी तो रोटेट करवाएगा, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड है, इसको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। एक्सल रोटेट करना स्टार्ट करा तो ऑफ कोर्स आर्मेचर तो रोटेट करेगा ही करेगा। इस हमने आर्मेचर को कनेक्ट करवा दिया S1 एंड S2 से। ये S1 S2 क्या थे? हमारे पास स्लिप रिंग्स थी। ये स्लिप रिंग्स का काम क्या होता है? ये हमारे पास कनेक्ट करती हैं आर्मेचर को ब्रश कार्बन से या कार्बन ब्रशेस से। कार्बन ब्रशेस का क्या काम था? ये हमारे पास कनेक्ट करती हैं स्लिप रिंग्स को लोड से। तो आप देख सकते हो ये लोड है, ये स्लिप रिंग्स है, बीच में आ रहा है कार्बन ब्रशेस। तो ये कार्बन ब्रशेस हमें इन दोनों को कनेक्ट करवा रही हैं। तो फिर हमने देखा, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट की नॉर्थ पोल से जैसे ही लाइंस निकली, पहले टाइम t = 0 पर जब हमने इसको परपेंडिकुलर रखा, इस रेक्टेंगुलर प्लेट मतलब आर्मेचर को परपेंडिकुलर रखा, तो हमें पता है अगर हम एक्सल को परपेंडिकुलर रखेंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा इसी के परपेंडिकुलर बनेगा। मतलब जो एरिया वेक्टर बना हमारा ऐसे बना, तो एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारे पास एंगल जो आया वो आया 0 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखा कि ए और बी के बीच में हमारे पास 0 डिग्री बन रहा है। इसी तरह हमने पूरा ये किया था। ऑफ कोर्स हमारा मैक्सिमम होगा। फ्लक्स हमारे पास एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ लाइंस दैट पास थ्रू एरिया से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास स्टार्टिंग में 0 था। क्यों 0 था? क्योंकि हमारे पास इनिशियल स्टेज में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं था। हम बोलते चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैक्सिमम था, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स नहीं था। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स नहीं है तो ऑफ कोर्स ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, ईएमएफ इंड्यूस नहीं है तो इंड्यूस्ड करंट नहीं है। इसी तरह हमने सेकंड सिनेरियो पढ़ा, जिसमें हमारे पास एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो परपेंडिकुलर, जी आवाज़ नहीं आ रही? No. व्हाट अबाउट यू प्रिंसी? कैन यू? Can't hear you. No. तो अब ये तो हमारी पूरी बेसिक की बातें थी, और ये हमारी लास्ट वीडियो अपलोडेड भी है, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हो, है ना। फिर हमने वेव फॉर्म पढ़ा था। हमने बोला था कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है ना, ये हमारे पास साइनोसॉडियल का मतलब क्या है? कि मतलब वो साइन का फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो आज की हम पहले साइनोसॉडियल वेव को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चले जाएंगे अपने फेजर डायग्राम के पास। देखो साइनोसॉडियल वेव का हमारे पास दूसरा नाम होता है वेव प्रोफाइल। क्योंकि हम साइनोसॉडियल वेव बना रहे हैं, तो एक वेव बना रहे हैं ना, मतलब हम रिप्रेजेंटेशन किस में करवा रहे हैं? हम वेव की फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट को हम एक वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, एक हम फेजर डायग्राम मतलब वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अभी जो हम इसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ना अल्टरनेटिंग करंट को, हम वेव की फॉर्म में करवा रहे हैं। तो वेव की फॉर्म बोल दो या वेव प्रोफाइल बोल दो, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है। तो वेव के प्रोफाइल में जब भी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आएगा, उसको हम बोलते हैं साइनोसोडियल वेव। साइनोसोडियल वेव क्यों बोलते हैं, अभी हम इसका रीज़न क्लियर करते हैं। पहले तो हम इसकी, एक मिनट, ओके,
तो पहले तो हम इसका रीज़न क्लियर कर लेते हैं कि हम इसको साइनोसॉइडल वेव बोलते क्यों हैं, और वो हम कैसे क्लियर करेंगे। पहले हम इस वेव को बनाएंगे ऑफ कोर्स। तो अब हम अल्टरनेटिंग करंट को किस तरह प्रोफाइल वेव में मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन अ वेव प्रोफाइल कर रहे हैं। तो वेव प्रोफाइल को ही हम साइनोसॉइडल बोलते हैं। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब हम वेव को बना रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ से मेरे वेव फोर सपोज स्टार्ट करता है, ये रहा मेरा वेव, और यहाँ पर मेरी एक साइकिल कंप्लीट होती है। मुझे पता है एक साइकिल कब कंप्लीट होगी, जब अपने वो दो हाफ्स कंप्लीट कर ले। तो ये मेरे पास फर्स्ट हाफ है जिसको मैं पॉजिटिव हाफ बोलती हूँ, और ये मेरा नेगेटिव हाफ है जिसको मैं सेकंड नेगेटिव हाफ बोलती हूँ, ठीक है। सेकंड नेगेटिव हाफ। हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास बायपोलर है, मतलब इसकी दो डायरेक्शन आएंगी, दो साइंस आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। तो एक बार पॉजिटिव में आ गया वो, एक बार नेगेटिव में आ गया। मुझे बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग करंट को पॉजिटिव नेगेटिव में क्यों किया? क्योंकि दिस इज़ बायपोलर, तो एक बार पॉजिटिव में जाएगी एक बार नेगेटिव में जाएगी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम बोल रहे हैं इसको ये साइनोसॉडियल वेव है। क्यों है भाई साइनोसॉडियल वेव? फॉर सपोज अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर मेरे पास जो टाइम है ये ज़ीरो होगा, क्योंकि ये ज़ीरो टाइम से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये हमने वेव किस तरह किसके रिस्पेक्ट से बनाई है, ये टाइम टी के रिस्पेक्ट से बनाई है हमने, और ये हमने वी वोल्टेज के लिए बनाई है। और हमें पता है अल्टरनेटिंग का करंट का वोल्टेज किसके इक्वल होता है? नवाब साइन ओमेगा टी। हमने कल मतलब लास्ट ही वीडियो में ड्राइव किया था कैसे आया नवाब साइन ओमेगा टी। आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, आपको आ जाएगा। तो नवाब को हमने एक कांस्टेंट बोल दिया था जिसको हमने बोला था वी नॉट। तो नवाब की जगह वी नॉट आ गया, उसके बाद साइन ओमेगा टी इसका एज इट इज़ आ गया। तो आप लोग देख सकते हो अगर वी नॉट एक कांस्टेंट है, दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो ये हमारे पास वोल्टेज किसकी वजह से चेंज हो रहा है? ये सारा का सारा साइन के फंक्शन की वजह से चेंज हो रहा है जो कि ओमेगा टी है। आपको समझ आ रहा है अब कि वोल्टेज हमारा सारा का सारा जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? साइन के फंक्शन की वजह से होगा। क्योंकि वी नोट जिसको हम नवाब बोलते हैं, ये तो हमारे पास सारे कांस्टेंट टर्म है ना। नंबर ऑफ टर्म्स आपके टर्न्स आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं। आपका ओमेगा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है। ए आपका एरिया वेक्टर कांस्टेंट रहने वाला है, एरिया ऑफ द प्लेट कांस्टेंट ही रहेगा ऑफ कोर्स। आपका मैग्नेटिक फील्ड कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं कांस्टेंट रहेगा। तो भाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका वोल्टेज? आपका साइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मुझे बताएं इतना क्लियर है कि वोल्टेज क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द साइन फंक्शन। इस वजह से तो हम इसको बोल रहे हैं साइनोसॉडियल वेव। अभी हम इसकी प्रॉपर डेरिवेशन करते हैं कि क्यों बोलते हैं साइनोसॉडियल। लेकिन अभी हमारा फर्स्ट रीज़न क्लियर हुआ कि क्योंकि हमारा सिर्फ वोल्टेज साइन फंक्शन की वजह से चेंज होता है, इसलिए हमने बोल दिया कि वोल्टेज या हमारी जो भी डायग्राम बनेगी इसकी अल्टरनेटिंग करंट की विल बी साइनोसॉडियल। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब ये मेरा टाइम इक्वल ज़ीरो है, हमें पता है। जब ये मेरा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, या मैं पहले ये हाफ वाले पे बात कर देती हूँ। तो ये मेरा हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो मैं इसको टी हाफ बोल सकती हूँ। टी बाय टू मतलब हाफ, ऐसा ही होगा ना। ज़ीरो से स्टार्ट किया, यहाँ पर मेरी हाफ साइकिल कंप्लीट हुई तो टी बाय हाफ हो गया। यहाँ पर मेरी फुल साइकिल कंप्लीट हुई तो ये टी हो गया। ऐसा ही है, इतना समझ आया? अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरे पास दोबारा दो हिस्सों में और कट रहा है। फर्स्ट वाला क्वार्टर दो हिस्सों में और कट रहा है। तो मैं इस वाले पॉइंट को, जो बीच में पॉइंट आ रहा है, मैं टी बाय फोर बोल सकती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है फोर क्वार्टर्स का, क्योंकि यहाँ पर भी तो दो क्वार्टर्स बनेंगे। तो एक ये क्वार्टर एक ये क्वार्टर, तो चार क्वार्टर्स का फर्स्ट पार्ट हम बोलते हैं टी बाय फोर। ठीक है। फिर भाई ये वाला पॉइंट हमारा किसके इक्वल होगा? ये है हमारा थर्ड क्वार्टर ऑफ फोर्थ वाले क्वार्टर, मतलब चार क्वार्टर्स में से थर्ड वाला क्वार्टर है, तो थ्री टी बाय फोर, और ये टोटल हो जाएगा टी। मुझे बताओ ये टाइम को जब हमने लिखा है ज़ीरो, टी बाय फोर, टी बाय टू, थ्री टी बाय फोर और टी, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब देखो हमने हमारा एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो हमने एक अपना फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा। थीटा को हम क्या कहते हैं, या हम एंगुलर वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इट इज़ चेंज ऑफ थीटा बाय टाइम, यही इसका फॉर्मूला होता है।
मुझे थीटा फाइंड करना है, तो मैं थीटा को बोल सकती हूँ ओमेगा बाय टी, ओमेगा इंटू टी। बिल्कुल बोल सकते हैं। अब मुझे थीटा निकालना है, तो मुझे बताएं ओमेगा। ओमेगा हमारे पास क्या है? एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड है। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरा जो है वो एक साइकिल 2 पाई, मतलब एक रोटेशन मेरी कितने की होती है? 2 पाई के इक्वल होती है। और एक रोटेशन को कंप्लीट करवाने के लिए जो टाइम चाहिए होता है हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ऐसा ही है। तो ये मेरे पास आ गया टाइम पीरियड। तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया? 2 पाई बाय टी के। ठीक है। अब टाइम की जगह आप पुट करो। जब हमारे पास टाइम 0 के इक्वल था तो हम 0 इसकी जगह पुट कर लेते हैं। तो मुझे बताओ कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी, आंसर क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू 0। तो मतलब टाइम टी जब हमने 0 रखा था तो मेरे थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आई? 0 डिग्री आई। हम इसको किसी और कलर से लगा लेते हैं, 0। ठीक है। जब हमने टाइम टी 0 पुट किया तो मेरे पास थीटा की जो वैल्यू आई वो 0 आई। अब हम और दोबारा पुट करते हैं, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। अब मुझे ओमेगा तो चलो सेम रहने वाला है 2 पाई बाय टी का। अब मुझे टाइम इक्वल किस पे निकालना है भाई? अब मुझे टाइम इक्वल टी बाय 4 पर निकालना है। तो मैं टी की जगह क्या रखूंगी? टी बाय 4। ऐसा ही है, टी बाय 4। ये देखो टी से टी कैंसिल, 2 1 जार 2 होता है, 2 2 जार 4 होता है। तो ये थीटा किसके इक्वल आया? आप लोग बताओ। थीटा किसके इक्वल आया? पाई बाय 2 के। पाई भी तो है ना ऊपर, तो ये हमारे पास पाई बाय 2 के इक्वल आया। तो मैं लिख सकती हूँ टी बाय 4 जब हमने टाइम पुट किया तो मेरे पास थीटा किसके इक्वल आ रहा है? पाई बाय 2 के। मुझे बताओ क्लास में कौन कौन है अभी तक? जनीरा और रैबा, आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल सही। और रैबा आपको? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो 0 पर टाइम 0 पर हमने निकाल दिया, टी बाय 2 पर निकाल दिया। अब मुझे टी बाय 2 पर निकालना है, टी बाय 4 पर हमने निकाला था। तो दोबारा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है क्या इक्वल है? 2 पाई बाय टी के इक्वल है। और टाइम अब हम किस पर निकाल रहे हैं? टी बाय 2 पर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो जब हम 2 से 2 कैंसिल कर दिया, टी से टी कैंसिल कर दिया, अब थीटा की वैल्यू क्या आई? जी, पाई। बिल्कुल। तो जब हमने टी बाय 2 टाइम पुट किया तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई? दोबारा प्रूव कर रहे हैं हम ये साइनोसॉडियल वेव क्यों है। तो इस वजह से ज़रूरी है ये सब कुछ करना, बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिर तो हमारी जो आगे चीज़ें आने वाली हैं ना, ये बेसिक से ही हमारी आगे चीज़ें निकलेंगी। तो अगर ये समझ नहीं आया, आगे वाले लेक्चर्स नहीं समझ आने वाले। ठीक है। अब टी बाय 2 पर भी निकाल दी, 3 टी बाय 4 पर मुझे आप निकाल के दिखाओ कि हमारे थीटा किसकी इक्वल आएगा। बिल्कुल इजी है। पाई की जगह आप 2 बाई टी रखोगे और टाइम की जगह आप 3 टी बाय 4 रखो। सिंप्लीफाई करके मुझे थीटा की वैल्यू बताओ। 3 पाई और 3 पाई बाय 2। आप दोनों का भी यही निकला, जनीरा और हुरैबा? कैसे निकला आप लोग बोल सकते हो? ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई बाय टी के। टाइम हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं? 3 टी बाय 4 के ऊपर निकाल रहे हैं। तो ये टी से टी कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो 3 पाई बाय 2 कैसे निकला, समझ आया आप लोगों को? अब लास्ट आप टी पर निकाल के दिखाएं। टी पर टाइम की जगह आप टी रख लें, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी। 2 पाई, परफेक्ट। तो ये हमने एंगल्स कैसे निकाले हैं आपको क्लियर है? ताकि अब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, ये रेडियन में आए। देखो एंगल मेजर करने के हमारे दो सिस्टम्स हैं, एक रेडियन सिस्टम और एक सेक्सागेसिमल सिस्टम जिसको हम डिग्री सिस्टम बोलते हैं। तो अभी ये रेडियन में है,
अभी हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर है ताकि हम डिग्री में अब इसको कन्वर्ट करें, शैल वी डू इट? ठीक है, तो अब रेडियन से डिग्री में जाने के लिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक कन्वर्जेशन सिखाई थी, कन्वर्जेशन ही ओ गॉड कुछ भी रेडियन से हम किस में जा रहे हैं? डिग्री में जा रहे हैं, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री में जानने के लिए आपके पास जो भी पाई रेडियन है आप उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे। आप डिग्री में जा रहे हो मतलब आपको पाई रिमूव करवाना है, तो पाई आपके डिनोमिनेटर में आना चाहिए और 180 आपके न्यूमरेटर में आना चाहिए, क्योंकि आप डिग्री में तो जा रहे हो, तो आपको पाई कैंसिल करवाना है। तो इसी तरह आप अपनी जो भी आप कन्वर्जन कर सकते हो, आई एम सॉरी, कन्वर्जन कर सकते हो रेडियन टू डिग्री में। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 180 बाय पाई। ये समझ आया कि रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे? तो 0 रेडियन को आप मुझे डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। आप 0 को मल्टीप्लाई करवाओगे बाय 180 बाय पाई, तो क्या आंसर आएगा? 0 डिग्री। अब आप पाई बाय 2 को डिग्रीज में कन्वर्ट करवाओ, दोबारा पाई बाय 2 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे 180 बाय पाई से, तो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल है, जो रेडियन है पाई बाय 2 आप इसको डिग्री में लेके जा रहे हो, तो पाई कैंसिल करवाना है, अंडर रूट में लगा दो, सॉरी डिनोमिनेटर में लगा लो और 180 ऊपर। तो मतलब डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 90 ज़ार 180। तो हमें बस किसके इक्वल आया? पाई बाय 2 90 डिग्री के इक्वल आया। तो यहाँ पर हमारे पास पाई बाय 2 किसके इक्वल आता है? 90 डिग्री का इक्वल होता है। मुझे पता है पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? 180। 180, परफेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया 180। 3 पाई बाय 2 रेडियन किसके इक्वल होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 270 मतलब है ना, तो 270 डिग्री। और अब आप लास्ट बताओ कि 2 पाई आपका कितने डिग्री के इक्वल होगा? 360 के। 360। कैसे भाई? 2 पाई को दोबारा मल्टीप्लाई करवाओ बाय 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 180 इज 360। तो बिल्कुल सिंपल आपकी ये कन्वर्जन है। मुझे बताओ इतना क्लियर हुआ, अब तो हमारे लिए चुटकियों का काम है। इट इज़ वेरी सिंपल फॉर अस नाउ कि प्रूव करना कि इज दिस वेव अ साइनोसॉइडल वेव और नॉट। आई वॉन्ट everyone's answers. हुरैबा, जनीरा और प्रिंसी ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंटरैक्टिव, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो साइन 0 पर हमारी वैल्यू क्या होती है, मुझे बताओ। 0। ठीक है, साइन 0 पर हमारी 0 वैल्यू होती है। तो अगर आप देखो यहाँ पर जब मेरी थीटा की वैल्यू 0 थी, देखो 0 डिग्री है ना मेरी थीटा की वैल्यू, तो मेरे पास ये वेव भी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, इसके 0 पर है। तो मतलब साइन 0 का आंसर 0 आता है, तो मेरी वेव भी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो जब मैंने क्या लिया, जब मैंने साइन 90 को रखा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, पॉजिटिव 1 होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है बोला जाए तो, है ना। तो हम अगर अपना साइन 90 पर देखें, यहाँ पर है मेरा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पर देखूं तो मेरी इस वेव की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर आ रही है वेव की वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, और ये कौन सी पीक वैल्यू है? पॉजिटिव पीक वैल्यू है, क्योंकि ऊपर है, ऊपर के साइड पे, तो पीक वैल्यू पॉजिटिव हुई। तो अगर साइन 90 पर पॉजिटिव 1 आ रहा है, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इस वेव की भी हमारे पास 90 डिग्री पर पॉजिटिव पीक वैल्यू आ रही है, मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा ही है। अब हम साइन 180 पर दोबारा प्रूव करते हैं। मुझे बताओ साइन 180 पर क्या वैल्यू आती है? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आएगी? 0 डिग्री आएगी ना, साइन 180 पर 0 आएगी दोबारा मिनिमम।
या बस आप 0 डिग्री बोल दो। साइन 180 हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखो 180 डिग्री मेरे पास पाई रेडियन पर आया, मतलब t/2 पर आया। तो जब हमारे पास यहाँ पर साइन साइन हमारे पास 180 की वैल्यू 0 होती है, तो आप वेव अपनी देखो दोबारा 0 पर आ गई है यहाँ पर। समझ आ रहा है कि ये साइन फंक्शन को कैसे फॉलो कर रहा है? दोबारा देखते हैं, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है? -1, जो कि मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है, मैक्सिमम नेगेटिव। तो अगर हम 270 पर दोबारा अपनी वेव फॉर्म देखें, जो कि यहाँ पर है 270, मतलब ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू दोबारा यहाँ पर आ रही है, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव, जिसको मैं नेगेटिव पीक वैल्यू भी बोल सकती हूँ। ऐसा ही है। तो साइन 270 पर मैक्सिमम नेगेटिव आ रही है, तो हमारे फंक्शन भी मैक्सिमम नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव पीक। दोबारा अगर मैं बोलूँ साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताओ। 0। तो अब हम 360 पर अपना दोबारा एंगल देखते हैं, जो कि ये रहा, और 360 पर दोबारा अपनी वेव देखो कहाँ पर आ रही है, 0 पर आ रही है। मुझे बताओ क्या ये फॉलो कर रहा है साइन फंक्शन को या नहीं? अब जनीरा आप बताओ, इज इट फॉलोइंग द साइन फंक्शन और नॉट? हुरैबा आप बताओ, इज इट फॉलोइंग और नॉट? Is Uraiba there in the meeting? ठीक है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि भाई अल्टरनेटिंग करंट का वेव प्रोफाइल क्या होता है? साइनोसोडियल वेव होती है। साइनोसोडियल वेव क्यों होती है? बिकॉज इट फॉलो साइन फंक्शन, साइन फंक्शन को फॉलो कर रही है ना। अब ये तो मैंने चलो पूरा इतना बताया। अब यहाँ पर ही मैं इसको अगर इस पिक्चर में कंक्लूड करूँ, दिस पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम गूगल, तो ऑफ कोर्स कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर मैंने t0 बोला था, यहाँ पर मेरा t/2 था, जहाँ पर मेरा π/2 रेडियन आ रहा था, मुझे पता है। यहाँ पर मेरे पास क्या था, सॉरी ये t/4 था, क्योंकि ये 4th क्वार्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास t/2 था, जहाँ पर हमारे पास पाई रेडियन आ रहा था। ये हमारे पास क्या था, 3t/4, जहाँ पर हमारे पास 3π/2 रेडियन आ रहा था। फिर दोबारा ये हमारे पास t था, जहाँ पर हमारे पास 2 पाई रेडियन आ रहा था। तो हमारे पास ये सेम बता रहे हैं कि ये साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर एंगल्स निकाल दिए हैं और उनकी ऑफ कोर्स पीक वैल्यू बना दी है। ये हमारे पास पीक वैल्यू पॉजिटिव पीक वैल्यू होती है, ये हमारे पास नेगेटिव पीक वैल्यू होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइन 90 हमारे पास +1 देता है, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव, और साइन 270 हमें मैक्सिमम नेगेटिव देता है। इस वजह से हमारी पीक वैल्यूज पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ऐसे बन रही है। और अगर मैं इस पीक वैल्यू से पीक वैल्यू का डिस्टेंस ले लूँ, तो इसको हम बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक का डिस्टेंस हम बोलते हैं दिस इज पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। अब मुझे बताओ, अगर साइनोसॉइडल क्लियर है, ताकि अब हम अपने फेजर डायग्राम के ऊपर चलें। अब देखो, जैसे हमने अल्टरनेटिंग करंट को वेव के फॉर्म में प्रेजेंट करवाया, अब हमें अपने अल्टरनेटिंग करंट को वेक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट करवाना है, ठीक है। तो अब हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो भाई उसके लिए हमें कुछ शेप्स चाहिए होंगी, और वो शेप्स हम बना लेते हैं। तो ये मैंने बना ली है, थोड़ी और। प्लीज़ डोंट जज दिस, जैसा भी बना ठीक है। और यहाँ पर हम अपने एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एक सर्कल बन गया, जो भी, चलो कोई भी चीज़ बन गई, चलो बन गई। या मैं इसको अपने हाथों से बना लूँ, ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। अब मैं इसके एक्सेस बना लेती हूँ अपने हाथों से।
अब भाई हम फेजर डायग्राम देख रहे हैं। देखो फेजर डायग्राम हमारे पास वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है अलोंग वाई एक्सिस। आपका वेक्टर कितना प्रोजेक्ट कर रहा है, कितना ओवरलैप कर रहा है आपके वाई एक्सिस को। तो मुझे पता है ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है, मतलब मुझे प्रोजेक्शन देखनी है अलोंग वाई एक्सिस। तो फॉर सपोज अगर पहले आपका वेक्टर यहाँ था, मैं इसको किसी अच्छे कलर से बना लेती हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए आपको। तो ये मेरे पास ये वेक्टर था, ठीक है। अब इसकी वेक्टर इसकी मतलब जो प्रोजेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं, ऐसा ही है। और हम अपने एंगल को कैसे घुमाते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ताकि हमें एंगल क्या मिले, पॉजिटिव मिले, काउंटर क्लॉकवाइज। सी सी एल बोल दो, काउंटर क्लॉकवाइज, ताकि हमें एंगल क्या बने, पॉजिटिव बने। तो ठीक है, हमारा टाइम इक्वल ज़ीरो पर या थीटा ज़ीरो पर, ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री पर मेरा प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा अपनी प्रोजेक्शन चेक की, तो मेरा कुछ टाइम इक्वल कुछ और था, या आप थीटा कुछ और बोल दो, आप बोल दो दिस इज पाई बाय 6। पाई बाय 6 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। आप कन्वर्ट भी कर सकते हो इसको, पाई बाय 6 डिग्री में जाने के लिए आप क्या करते हो, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाते हो। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 1 जार और 6 ये क्या आएगा हमारे पास, 30 डिग्री आएगा। तो चलो पाई बाय 6 हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल होता है। जब मैंने इसको 30 डिग्री रोटेट करवाया, 30 डिग्री रोटेट करवाया, तो मेरे पास प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस थोड़ी सी तो मिली ना, पहले तो कुछ भी नहीं थी, ज़ीरो थी बिल्कुल। तो जब मैं इसको बढ़ाती गई अपने एंगल को, तो मेरे पास, मैंने देखा कि मेरी वैल्यू बढ़ती गई है, जैसे साइन फंक्शन में होता है, साइन 0 पर 0 होता है, साइन 30 पर वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, 1/2। मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। हाँ, तो इसी तरह हमारी ये प्रोजेक्शन भी हाफ हो रही है, 1/2। फिर अगर मैं इसको पूरा यहाँ पर y के अलोंग प्रोजेक्ट करवा रही हूँ, मतलब अब मैं इसको 90 डिग्री पर लेके आई हूँ, और 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के, जो कि हमारा 90 डिग्री होता है। अब ये पूरा का पूरा y पर प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब मैक्सिमम आ रही है हमारे पास वैल्यू यहाँ पर, जैसे साइन पर 90 पर मैक्सिमम वैल्यू आती है, इसी तरह हमारी प्रोजेक्शन भी मैक्सिमम हो रही है, मतलब वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इतना समझ आ रहा है फेजर डायग्राम, मुझे बताओ। सनीरा हो रहा है, आपको समझ आ रहा है? प्रिंसी, आर दे देयर इन द मीटिंग? ठीक है, समझ आ रहा है। फिर हम इसको यहाँ पर कुछ लेके गए, तो हमारी प्रोजेक्शन ऑफ कोर्स अब दोबारा कम होगी, क्योंकि y के लॉन्ग प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो कम हो रही है, हम y के इसको दूर लेके जा रहे हैं तो कम हो रही है। दोबारा हम इसको किस एंगल पर लेके आ गए, पाई रेडियन पर लेके आ गए, जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें पता है साइन 180 किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो मतलब यहाँ पर प्रोजेक्शन है ही नहीं, मतलब ज़ीरो है, ठीक है। दोबारा हम इसको 270 पर लेके आ गए, 270 मतलब 3 पाई बाय 2 रेडियन, जो कि 270 डिग्री इक्वल होता है। और साइन 270 किसके इक्वल होता है, -1 के, मतलब नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रही है। आप लोग देखो ये नेगेटिव है ना वाई एक्सिस, तो नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रही है। दोबारा इसी तरह अगर मैं अपने इस वेक्टर को दोबारा यहाँ पर लेके आ जाऊँ, तो ये 360 हो जाएगा, 360, जिसको मैं बोलती हूँ 2 पाई रेडियन। और साइन 360 किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री के। तो दोबारा मेरी प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस 0 हो रही है। तो क्या ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास फॉलो कर रहा है साइन फंक्शन को, येस और नो? यस। इस वजह से ही इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को हम बोल देते हैं कि दिस इज फेजर डायग्राम। वेव प्रोफाइल को हम बोलते हैं साइनोसोडियल, ठीक है। और इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को हम बोल देते हैं दिस इज फेजर डायग्राम। मुझे बताओ इसमें कोई भी क्वेश्चन अभी तक? जब तक पूछोगे नहीं आएगा, जब तक नहीं पूछोगे नहीं आएगा।
ठीक है, अगर आपको आ गया है तो इट्स रियली गुड। अब मैं अगर आपसे अपनी वोल्टेज की वैल्यू पूछूं तो आप मुझे क्या बोलोगे कि हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या है? देखो डीसी करंट में तो आप लोग बोल सकते हो कि हमारा वोल्टेज ये है। डीसी करंट में आपका वोल्टेज फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट है, तो ठीक है इसका 10 वोल्ट होगा भी होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं अल्टरनेटिंग करंट में मेरा वोल्टेज क्या है, तो आप बता सकते हो अल्टरनेटिंग करंट में आपका वोल्टेज? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में तो आपकी करंट ही फ्लक्चुएट हो रही है, एक बार पॉजिटिव हो रही है एक बार नेगेटिव हो रही है। तो मुझे बताओ क्या आप बता सकते हो इसकी ए की वैल्यू वोल्टेज की? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इस वजह से आप इसके ऊपर टर्म लेते हो आरएमएस का। आरएमएस का हम बोलते हैं ना, जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं हम उसका एवरेज ले लेते हैं, एक एवरेज वैल्यू बता देते हैं। जैसे कि हमारी क्लास में कभी 20 स्टूडेंट्स होते हैं, कभी 16 स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम इसकी एक एवरेज वैल्यू बता देते हैं कि कितने बंदे आ सकते हैं, बार बार पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट में भी यही सीन है कि बार बार वो पॉजिटिव होती है बार बार नेगेटिव होती है। अपनी फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव में होती है, सेकेंड हाफ साइकिल अपनी नेगेटिव में होती है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम एक वैल्यू ऑफ वोल्टेज नहीं बता सकते क्योंकि वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ले लेते हैं इन द एसी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसी एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम बोलते हैं आरएमएस। आरएमएस। और ये आरएमएस आप कैसे लेते हो? फॉर एग्जांपल आपको वी आरएमएस लेना है, मतलब वोल्टेज की एवरेज वैल्यू लेनी है, तो आप उस वोल्टेज की पीक वैल्यू उठाओगे। पीक वैल्यू मतलब साइन 90 पर जो उसकी वैल्यू बन रही होगी वो होती है पीक वैल्यू, पॉजिटिव पीक वैल्यू। आप यहाँ पर पॉजिटिव भी लिख सकते हो। पॉजिटिव पीक वैल्यू उठाओगे और उसको डिवाइड करवा दोगे √2 से। ये निकालने का फॉर्मूला है जी। मुझे अभी भी नहीं आ रही सही आवाज? अगर मैं आपसे पूछूं कि √2 की हमारे पास डेसिमल फॉर्म क्या होती है, मतलब √2 किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है 1.141। 1.1414। नहीं नहीं 0 पॉइंट समथिंग नहीं होता, √2 हमारे पास होता है 1.4141। अच्छा, हमारी बुक में फिर एक दूसरी वैल्यू दी हुई है जो हमारे पास आरएमएस के अंदर दी हुई है 0.707। वो तो उन्होंने कंपेयर की होगी, पहले डीसी की करंट निकाल के फिर पीक वैल्यू निकाली होगी, उसको डिवाइड करवाया होगा उन्होंने √2 से। अभी हम √2 से हम कोई वैल्यू नहीं निकाल रहे, मैं बस आपको √2 की वैल्यू बता रही हूँ कि √2 की वैल्यू क्या होती है डेसिमल में 1.414। आप लोग कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो, √2 की 1.4141 ही आएगी। ठीक है, तो अब हमारा ये आरएमएस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आरएमएस एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालोगे। आप पीक वैल्यू लोगे और डिवाइड करवा दोगे √2 से, आपके पास पीक वो आरएमएस वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट फेजर डायग्राम और हमारे पास उसका साइनोसॉइडल वेव का बिल्कुल क्लियर होता है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारे पास फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस, देखो फेज डिफरेंस हमारे पास क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं। पहले तो मैं इसकी डायग्राम बना लेती हूँ। फेज डिफरेंस मतलब अब दो वेव्स की बात आ रही है, तो दो वेव्स की बात आएगी तभी तो फेज डिफरेंस। देखो फेज आप एक्चुअली बोलते किसके हो, बोलते किसको हो? अगर मेरे पास साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, तो ये जो ओमेगा टी है ना फंक्शन ऑफ साइन, इसको आप बोलते हो फेज। ठीक है, तो फेज आपका कुछ भी नहीं है, फेज इज जस्ट एंगल, एंगल ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ योर साइन फंक्शन। तो ओमेगा टी यहाँ पर हमारे पास क्या है, फेज है। समझ आ रहा है कि फेज है क्या? अब फेज डिफरेंस मतलब दो वेव्स की बात हो रही है, दो वेव्स की हमारे पास बात हो रही है। फॉर एग्जांपल एक वेव को मैं बना रही हूँ अपने ब्लू कलर से, ठीक है। तो ये ब्लू कलर से मैंने बनाया, ये मेरे पास सॉरी 0 से स्टार्ट हुई, ये मेरे पास एक वेव आ गई, ठीक है। अब दूसरी वेव मैं बना लेती हूँ, दूसरी वेव मैं यहाँ से बना लेती हूँ फॉर सपोज 90 से।
तो ये मेरे पास आ गई दूसरी वेव। एक मैंने वेव बना ली ग्रीन से, एक मैंने वेव बना ली ब्लू से। ब्लू वाली वेव को मैं नाम दे दूँ कि मैं इसको पी नाम दे देती हूँ, ठीक है। और ग्रीन वाली वेव को हम क्या नाम दे दें? हुरैबा है, प्रिंसी है, प्रियंका है, तो पी पी प्रिंसी प्रियंका के लिए हो गया और हुरैबा के लिए एच कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन वाली वैल्यू को हमने एच का नाम कर लिया और ब्लू वाली वेव को हमने पी का नाम दे दिया। अब देखें तो वेव डिफरेंस होता क्या है। वेव डिफरेंस इज नथिंग व्हेन डीलिंग विथ अल्टरनेटिंग करंट। जब हम अल्टरनेटिंग करंट को डील कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स को डील कर रहे होते हैं, वी ऑफन हैव वोल्टेज एंड करंट। हमारे पास जो कंपैरिजन में आता है ना, वो वोल्टेज और करंट ही आता है, ठीक है। अब वोल्टेज और करंट को डील कर रहे होते हो सारे अल्टरनेटिंग करंट में, कि वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, करंट हुई या नहीं, फिर करंट गिरी तो वो वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ या नहीं। आप सिर्फ वोल्टेज और करंट को ही डील कर रहे होते हो इन द अल्टरनेटिंग सर्किट, ठीक है। तो आपको होता क्या है, जो वेव फॉर्म्स होती हैं ना, वो हमारे पास एक हमें रीच कर रही होती है उसकी पीक वैल्यू पे बिफोर एन अदर वन। अगर एक वैल्यू उसकी पीक पर रीच कर जाए किसी दूसरी वेव से पहले, तो ये हम बोलते हैं कि दिस इज़ फेज डिफरेंस। ये हमारे पास जो है ना फेज डिफरेंस। अभी देखो यहाँ पर भी टाइम हमारे पास ज़ीरो ही है, अगर देखा जाए ये टाइम ज़ीरो है ना हमारे पास। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इस अपनी पीक वैल्यू पर कौन पहले है, ग्रीन वाली वेव या ब्लू वाली वेव? ग्रीन। ग्रीन वैल्यू, क्योंकि इस टाइम ज़ीरो पर ही पी जो है हमारे पास ज़ीरो है, लेकिन एच जो है वो अपनी पीक वैल्यू पर है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस आया ना, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। मुझे बताओ फेज डिफरेंस क्लियर हुआ कि कोई एक वैल्यू अपनी पीक वैल्यू पर पहले पहुंच जाए और दूसरी वैल्यू कहीं लैग कर जाए उसी टाइम पीरियड में। इसी टाइम का रेफरेंस हमने लिखा था t इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। उसी टाइम पर ज़ीरो पर p हमारे पास अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ से ही h हमारे पास अपनी पीक वैल्यू पर था। तो ये एक फेज डिफरेंस आ गया, एंगल का डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो h बना रहा है वो π/2 बना रहा है, क्योंकि हमें पता है पीक वैल्यू कहाँ पर मिलती है, π/2 पर मिलती है। ऐसा ही है 90 डिग्री पर मिलती है, ठीक है। और हमारे पास मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, ज़ीरो वैल्यू 0 डिग्री पर, ऐसा ही है। तो अब देखो एक है टाइम हमारे पास दोनों का सेम है, मैं बोल रही हूँ टाइम हमारा दोनों का t इक्वल ज़ीरो है। t इक्वल ज़ीरो पर एक की वैल्यू 90 डिग्री है, दूसरे की वैल्यू ज़ीरो है। तो मैंने पहले ही बोला था फेस आपका कुछ भी नहीं है, फेस आपका एंगल है, एंगल ऑफ योर फंक्शन। तो यहाँ पर एंगल में डिफरेंस आ रहा है, तो एंगल ही तो आपका फेस है, तो एंगल में डिफरेंस मतलब फेस डिफरेंस। समझ आया या नहीं? कॉन्सेप्ट को लेके चलो, समझ आया या नहीं? बिल्कुल आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम हमारा कर लेते हैं फेस लीड और फेस लैग। ये हमारा अभी का जो है वो थोड़ा आखिरी टॉपिक कर लेते हैं, और फिर मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूँगी एट 8:30। तो आपको वो ज्वाइन करनी होगी फॉर प्योर रेजिस्टिव और कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फेस डिफरेंस मतलब फेस लीड और फेस लैग के बारे में पढ़ लेते हैं। फेस लीड का क्या मकसद है, फेस लैग का क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि टाइम इक्वल ज़ीरो पर, देखो फेस लीड कब होगा, फेस लैग कब होगा? कोई वेव अपने 90 डिग्री पर मतलब पीक वैल्यू पर पहले पहुँच जाए। अ वेव, हम लिख भी लेते हैं इसकी डेफिनेशन, अ वेव that reaches its peak value before another one, before an other one। इसको हम बोलते हैं फेस लीड, कि वो लीड कर रहा है। फेस लीड क्या होता है भाई? फेस लीड कब आएगा? 90 डिग्री से आएगा, क्योंकि आपके पास पीक वैल्यू कब मिलती है? 90 डिग्री पर मिलती है ना, π/2 पर मिलती है। तो मतलब π/2 पर मतलब 90 डिग्री पर जो पहले पहुंच गया, जो वेव 90 डिग्री पर पहले पहुंच गई, अपनी पीक वैल्यू पर पहले पहुंच गई, उसको हम बोल देते हैं फेस लीड। और जो नहीं पहुंच पाई, जो पीछे रह गई, उसको हम बोलते हैं फेस लैग। मुझे इतना समझ आया? अब बताओ
फेस लीड क्या होता है? वो वेव जो अपने 90 डिग्री पर अपने पीक वैल्यू पर पहले पहुंच जाए उसको हम बोल देते हैं फेस लीड, मतलब लीड कर रहा है। और वो वैल्यू जो अपने 90 डिग्री पर पहले ना पहुंच पाए, मतलब जो ऑफ कोर्स दूसरी वेव रह गई वो अपने 90 पर पहले नहीं पहुंच पाएगी, जो क्योंकि वो जो पहली वेव थी वो पहले ही पहुंच गई, तो दूसरी जो वेव होगी वो हमारे पास फेस लैग कहलाएगी, लैग कर रही है कहीं कहीं, और फेस लीड लीड कर रही है। जी, इज माई वॉइस क्लियर नाउ? जी, ये अपना कॉन्सेप्ट मैं बोल रही हूँ, हम बस ये अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, हमें पता चल गया फेस लीड क्या है, फेस लैग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट डायग्राम को देखें तो दिस इज आवर फर्स्ट डायग्राम। इस फर्स्ट डायग्राम में मुझे बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है? करंट इज मेड विथ रेड, वोल्टेज इज मेड विथ ब्लू, तो ब्लू वाला लीड कर रहा है या रेड वाला लीड? वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज। डू यू एक्चुअली थिंक कि कुछ कोई चीज़ यहाँ पे लीड कर रही है? देखो ना, यहाँ पर कोई चीज़ लीड नहीं कर रही। अगर यहाँ पर टाइम मैंने क्या बोला था, T/4 टाइम बोला था, T/4, तो मैंने बोला कि टाइम डिफरेंस भी देखो, अगर T0 पर आप लोग देखते हो तो T0 पर दोनों एक जगह पर ही हैं। T/4 पर रेड वाली वेव भी अपने मैक्सिमम पीक पर है और वोल्टेज भी अपने मैक्सिमम पीक पर है, तो दोनों अपने मैक्सिमम पीक पर एक साथ ही पहुँचे हैं T/4 पर, तो यहाँ पर कोई एक दूसरे को लीड या लैग नहीं कर रहा। मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अब? कोई लीड और लैग यहाँ पर नहीं कर रहा क्योंकि दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं अपने मैक्सिमम पीक वैल्यू पर। T/4 पर मतलब π/2 पर 90 डिग्री पर पीक वैल्यू पर एक साथ वो लोग पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर कोई लीड या लैग नहीं कर रहा। लेकिन इसी तरह अगर मैं सेकंड डायग्राम में देखूँ तो मेरे पास पीक वैल्यू पर पहले कौन पहुंच रहा है, मतलब 90 डिग्री पर सबसे पहले ऊपर कौन पहुंच रहा है? करंट, ऑफ कोर्स, क्योंकि करंट स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? पीक वैल्यू से हो रहा है, तो ये ले लो, पीक वैल्यू पर वो अपने पहले पहुंच गया। जिस टाइम पे वो अपने पीक वैल्यू पर पहुंचा था तो इस टाइम पे वोल्टेज कहाँ है भाई? 0 पर है, तो कौन लीड कर रहा है? करंट लीड्स, यहाँ पर आई लीड्स। मुझे उरैबा आप बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? लीड्स विथ 90 डिग्री ऑफ कोर्स। तो मैं यहाँ पर अगर करंट की वो लिखूँ, पहले मेरे पास करंट की जो वो थी इक्वेशन थी, वो थी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, लेकिन अब वो लीड कर रही है विथ 90 डिग्री, तो मैं क्या उसके साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड कर सकती हूँ? साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, 0 डिग्री नहीं, सॉरी 90 डिग्री, तो ये मेरे पास 90 डिग्री ऐड कर लिया। और यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन बनाऊँ तो क्या बनेगी मेरी वोल्टेज की इक्वेशन? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ऐसा ही है, जिसका मतलब ये है कि करंट हमारे पास लीड कर रही है विथ 90 डिग्री और वोल्टेज लैग कर रहा है। मुझे बताओ लीड और लैग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फेजर डायग्राम और साइनोसॉइडल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इफ़ यस देन वी कैन एंड टुडेज मीटिंग और कल हम अपने सर्किट से स्टार्ट करें फिर।